अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज पुरानी तारीख रकम हुई है, नई तारीख नहीं। पुरानी इसलिए कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को आज एक बार फिर अदालतों से इंसाफ मिला है, और पुरानी इसलिए भी कि इससे पहले नवाज शरीफ को ही अदालतों ने नाइंसाफ़ी करते हुए न सिर्फ ये कि इक़्तिदार से निकाला था, बल्कि उनको एक सख्त सज़ा भी सुनाई थी। पहले तैयारा साजिश केस, हाईजैकिंग केस जो जनरल मुशर्रफ की फ़ौजी बगावत के बाद, कामयाब बगावत के बाद उन पर चला, और उसके बाद अब हमने देखा पनामा का केस जिसमें करप्शन के इल्ज़ामात लगे और 10 साल तक की कैद की सज़ा 2 मुख्तलिफ मुकदमात में सुनाई गई। मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी उन अपीलों को बहाल कर दिया जो अपीलें इसलिए खारिज कर दी गई थी कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुजरम करार देते हुए उन अपीलों को खारिज कर दिया गया था, और कहा था कि जब भी वो वापस सरेंडर करेंगे तो उनकी अपीलें बहाल होंगी। नवाज शरीफ ने 4 साल जलावतनी काटी, और फिर उसके बाद जब वापस आए, सरेंडर किया, तो न सिर्फ ये कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलें सुनने के लिए बहाल कर दी गई हैं, बल्कि उनकी ज़मानत भी कन्फर्म कर दी गई है। यानी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अब जेल नहीं जाएंगे, ज़मानत पे बाहर रहेंगे। और जो कुछ आज नैब के नए प्रोसिक्यूटर जनरल एहतसाम कादर ने कहा है, उससे तो लगता है कि शायद अब ये अपीलों का मंजूर होना भी एक रस्मी कार्रवाई रह गई है। इसी वाले से आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और नवाज शरीफ की कानूनी टीम के अहम रुकन जनाब अता तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सहाफ़ी प्रोग्राम में। अता तारड़ साहब, ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, एक बार फिर लग रहा है कि जैसे सब कुछ पहले भी हो चुका है, और तारीख़ अपने आप को न सिर्फ ये दोहरा रही है, बल्कि एक बार फिर जैसे मैंने पहले कहा कि नई तारीख नहीं बल्कि पुरानी तारीख रकम हो रही है बार बार। तो आज के नवाज शरीफ के इस फैसले को कैसे देखेंगे? अब आपको अदालतों पे एतमाद उसी तरह बहाल हो गया है जिस अदालतों ने आपकी अपीलें बहाल कर दी हैं? देखिए, बड़ा टाइम लगेगा अदालती सिस्टम को अपनी साख बहाल करने के लिए। जब पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बेटे से तनख्वाह ना लेने पर किसी को निकाला गया, एक तनख्वाह है ना, इट्स अनविड्रॉन रिसीवेबल। आपसे मैं बात इसलिए करूं कि आप लीगल नो हाउ रखते हैं। अनविड्रॉन रिसीवेबल क्या है? ना वो एसेट है ना वो लायबिलिटी है। एक रिसीवेबल पड़ा है जो आप रिसीव कर सकते थे, अनविड्रॉन है, पड़ा हुआ है। उसको डिक्लेयर ना करने पे खींच तान के सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने नाहिल किया, जो कि ज्यादती है। पाकिस्तान में और कोई सियासतदान नहीं हुआ, केस पनामा का था, सजा इकामा में होगी। उसके बाद क्या हुआ? ताहयात में अहली भी हो। उसके बाद क्या हुआ? कहा कि गोल था ना, इलेक्शन से पहले 2018 से पहले नाहल करके सजा दे के रस्ते से हटाना है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन गई नैब को कि हम जीआईटी बना रहे हैं, जीआईटी हमें जब रिपोर्ट जमा कराएगी, आप रेफरेंस दायर करें, रेफरेंस जो है वो डे टू डे चलेंगे, हम उसको सुपरवाइज करेंगे। अब गजब खुदा का पाकिस्तान की तारीख में यह भी पहली मरतबा हुआ कि आपने डे टू डे ट्रायल नैब के किसी मुल्ज़िम का चलाया। ये भी पहली मरतबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुपरवाइज करेंगे ट्रायल को। ये भी पहली मरतबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जीआईटी बना के सजा की तरफ लेके जा रही है। ये भी पहली मरतबा हुआ कि आपने सजाएं दिलवा के उसकी अपीलें कई महीने लगने नहीं थी। तो मैं ये समझता हूं कि जितना जुल्म और जितनी ज्यादती उस वक्त हुई थी, और मियां नवाज शरीफ को जिन लीगल चैलेंजेस का सामना था, और कोई उसके अंदर ऐसी चीज नहीं थी जो उन्होंने कंसील की और छुपाई, और फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जब एवनफील्ड की अपील की, आज भी वो अपीलें रिवाइव हुई हैं, उन पे मावनत और अयानत का इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने वालिद की मावनत और अयानत की, एडिंग एंड अबेटिंग का लीगल टर्म्स में। तो बेंच ने कहा कि हम ये देखेंगे कि क्या वो जुर्म भी सरजद हुआ है जिसकी मावनत और अयानत का इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा ये जुर्म साबित नहीं होता, इसलिए मावनत और अयानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम मरीम नवाज शरीफ को एवनफील्ड में बाइज्जत बरी करते हैं, कैप्टन सफदर को बरी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख में पहली मरतबा जो इतना जुल्म हुआ, और जुडिशल मर्डर भुट्टो साहब का, और उसके बाद ये जो सारी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, अरशद मलिक की वीडियो का मामला विंडिकेशन, शौकत अजीज सिद्दीकी की स्टेटमेंट का मामला विंडिकेशन, दिन ब दिन मियां नवाज शरीफ के बेगुनाही के सबूत आते गए, जो आज हम यहां पे पहुंचे। और ये अपीलें नई दायर हमने नहीं की, नवाज शरीफ साहब की अपीलें 5 साल पहले दायर थी, आज उनको रेजरेक्ट करने की अपील थी। मगर अता तारड़ साहब, ये मुकदमे वही हैं, अपीलें वही हैं, जजेस भी वही हैं, अदालतें भी वही हैं, क्या बदला है? मासवाए नैब के कि जो पहले 4 साल तक आपको
आपका मीडिया ट्रायल भी किया, जेलों में भी गए, नवाज शरीफ भी गए, और आज नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल कहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ है कि वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रेफरेंस दायर हुआ था नैब का। तो क्या नैब के खिलाफ, अदारे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या अब आपको कुछ नज़र आ रहा है तो आप सब कुछ माफ़ करने के तैयार हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नैब को हमेशा एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अगर आप वो जजमेंट पढ़ें, अब वो नैब नहीं, मैं वही अर्ज करूँ ना, मैं बाकी शोज पे तो शायद लीगल बातें नहीं करता आपके साथ, क्योंकि आप इसकी समझ बूझ रखते हैं, आपने कोर्ट रिपोर्टिंग की, आपका एक तजर्बा है। आप अगर जस्टिस मकबूल बाकिर की, ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जजमेंट पढ़ें, उसमें उन्होंने नैब की इंसेप्शन, उसकी बिगिनिंग से शुरू किया कि इब्तिदा से लेके आज तक वो कैसे इस्तेमाल हुई एक सियासी इंजीनियरिंग के लिए, एक आला कार के तौर पर। देखिए, नैब ने जो केसेस बनाए थे उस वक्त के शहजाद अकबर के कहने पे, मुझे आप बता दें कि किसी सियासी मुखालिफ पे जब से नए चेयरमैन नैब आए हैं या नए पीजी आए हैं, मुझे बता दें कोई सियासी इंतकाम का केस बना हो, किसी के खिलाफ उन्होंने डे टू डे प्रोसीड किया हो, किसी को परसिक्यूट या प्रोसिक्यूट किया हो, नहीं किया। क्योंकि एक फेयर सिस्टम है, मौजूद हैं लोग जो ये दिल में एक लगन रखते हैं कि हक और सच पे फैसले होने चाहिए। अब देखिए ना, नैब ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की डायरेक्शन थी, हम क्या करते, हमारे पे प्रेशर था, और उस वक्त वो तैयबा साहिबा को रखा हुआ था वज़ीर आज़म हाउस में, और जो मामला चल रहे थे नैब के, उस वक्त की नैब ने बड़ी जुल्म ज्यादती की है। अब देखिए ना, अगर कोई चीज अंडू होनी है और इंसाफ होना है तो फिर गलती का एतराफ करके आगे चलना होगा। मगर अता साहब, आप जजों के भी डसे हुए हैं, जर्नलों के भी डसे हुए हैं। पहले नैब का चेयरमैन एक जज था, अब एक जर्नल है। ये क्या तब्दीली क्या आई है कि नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज ही नहीं है जी नवाज शरीफ साहब को आप मैं नहीं समझता, क्या आई है? मैं नहीं समझता कि इसका इस बात से ताल्लुक है कि पहले जज था अब जर्नल है। पहले जो जज साहब थे उनके हवाले से हमेशा एक ये तहफ़्फ़ुज़ात रहे, अपॉइंट हमने किए थे, शायद अब्बासी साहब और खुर्शीद शाह साहब की कंसल्टेशन से हुए थे, अभी भी नैब चेयरमैन आपने अपॉइंट किए और गलत हुए थे। हाँ। और जिस तरीके से उन्होंने लोगों पे केसेस बनाए और लोगों को बंद किया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं, जूरिस्प्रूडेंस आप देखिए कैसे डेवलप हुई, वो रिलीफ की तरफ डेवलप हुई। जो अभी जनरल साहब हैं, ये भी आपने जितना मैंने इनको देखा है, खुदा तर्स आदमी है, फेयर आदमी है, करियर अनब्लेमिश्ड है, और किसी किस्म की मुझे कोई नजर नहीं आता कि कोई इंतकाम की लगन या इंतकाम की कोई खुदा ना खास्ता हवस हो। ये नई पॉलिसी भी तो हो सकती है ना? पॉलिसी मेरा नहीं ख्याल, क्या ये एस्टैब्लिशमेंट की नई पॉलिसी है या चेयरमैन नैब की नई पॉलिसी? मैं ये समझता हूँ चेयरमैन नैब का एक ज़हन है, अच्छा, कि बिजनेस कम्युनिटी, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी जिसको ज़ेरे ताब लाया गया, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी के इतने मसाइल पैदा हुए, बिजनेस कॉन्फिडेंस लो हुआ, उसको बहाल करना है। वो नैब के डर की वजह से हुआ था, नैब का वो खौफ खत्म करना है। ठीक है, मगर जहां पे केसेस हैं जेन्युइन, वो बिल्कुल प्रोसीड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा अता साहब, मुझे ये बताएं कि अब जी ये जो अपीलें हैं ये तो बहाल होगी, लेकिन अभी भी ये मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ, अब होगा क्या? ये जमानत कब तक मिली है नवाज शरीफ साहब को? देखिए, अगली तारीख तक मिली है। अभी ऑर्डर आएगा तो उसमें चीज़ें वाज़े हो जाएंगी, मगर मेरा ये ख्याल है कि एवन फील्ड में उन्होंने जो सज़ा मुअत्तली थी उसको बहाल किया है। अल अजीजिया में पंजाब गवर्नमेंट की कमेटी उस जमाने में बनी थी जिसमें मैं पेश होता रहा, अमजद परवेज साहब। मतलब एवन फील्ड की सजा मुअत्तली बहाली से मुराद है कि एवन फील्ड की जो सजा थी वो मुअत्तल रहेगी? जी जी, जो पहले मुअत्तल थी वो मुअत्तल रहेगी और वो बेल कंसिडर होगी। ठीक है। और जो अल अजीजिया का केस है उसमें पंजाब गवर्नमेंट का एक ऑर्डर मौजूद है, जो कमेटी बनाई गई थी, जो यास्मीन राशिद साहिबा ने हमारी वो बेल सुने बगैर कैंसिल की थी, वो उन्होंने कोर्ट को रेफर करके तो वो कंडीशनली उन्होंने वो हमारी अपील एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली और वो भी सजा मुअत्तली जो है उन्होंने वो कर दी है। तो अब ये ऑर्डर में देखना पड़ेगा कि वो उसको कैसे एड्रेस करते हैं। मगर ये जब 2 सजाएं आपकी मुअत्तल हो गई तो फिर मेरा ख्याल है प्रोटेक्टिव बेल वाली एप्लीकेशन इन्फ्रक्चुअस हो जाएगी। कब तक? अच्छा, मेरा तो ख्याल है वो इन्फ्रक्चुअस हो जाएगी। अब प्रोटेक्टिव बेल की जरूरत नहीं है ना, एक बंदे ने सरेंडर कर दिया, कोर्ट में कर दिया, मौजूद रहे, सजाएं 2 मुअत्तल हो गई, तो अब डे टू डे जो उनकी जो रेगुलर अपील्स हैं, ठीक है, रेगुलर अपील्स में एवन फील्ड का ऑर्डर मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाला मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा जुर्म साबित नहीं होता। अल अजीजिया में भी हमारे पास बहुत सारा मवाद है, वो रिमांड भी हो सकता है। बिल्कुल, बट हम ये चाहते हैं कि हमें मेरिट पे सुना जाए और नैब को भी पूछा जाए कि जी नैब ने वो केसेस तब मवाद ना होते हुए क्यों बनाए और उजलत में क्यों बनाए और इतनी तेजी से कन्विक्शन की तरफ क्यों लेके गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अभी मौक़िफ़ नहीं दिया मेरिट के ऊपर? जी बिल्कुल नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अपीलें बहाल कर दी जाएं,
तो क्या लगता है आपको कि नैब का मेरिट के ऊपर भी मौक़िफ़ बदल जाएगा? देखिए, मैं प्रोसिक्यूटर जनरल साहब एहतशाम कादर साहब जज भी रहे हैं, पंजाब में भी उन्होंने बतौर पीजी अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। एक फेयर आदमी है, मुझे नहीं लगता वो किसी से इन्फ्लुएंस होंगे, ना हमारे से, ना किसी हमारे मुखालिफ से, ना किसी और से। उन्होंने फेयर अपनी एक जजमेंट कायम करनी है। अभी जो उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से कहा, उन्होंने अपना एक माइंड इतना ज़रूर डिस्क्लोज किया कि जी सुप्रीम कोर्ट की हमें डायरेक्शन थी कि प्रोसीड करना है, तो हमने किया। अब मेरिट के ऊपर वो क्या सबमिशंस करते हैं, आज भी देखे ना, उन्होंने 1970 सुप्रीम कोर्ट का एक केस का हवाला दिया जिसके अंदर एक शख्स ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया था, और जो लोग कानून के सामने सरेंडर करते हैं उनको कोर्ट जो है वो रियायत देता है। मगर ये शायद पहली बार है, क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ों को पॉइंट आउट किया कि सब कुछ पहली बार हुआ है। ये भी पहली बार हुआ है कि एक सजा याफ्ता मुजरम को एक तो बाहर जाने दिया गया, फिर वो वापस आए तो उनको वापस जेल में नहीं गए, उनको बेल दी गई और 4 साल बाद वापस आए। ये भी तो पहली बार है ना। देखिए ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्यों थे? हमने आज उन्हें यही कहा कि किसी आम शख्स का केस होता जब भी, अच्छा लो जेल ब्रेक, मैं आपको अब मैं कंपैरिजन ड्रॉ करता हूँ। आप कानून के सामने से गायब कब होते हैं? या जेल ब्रेक की हो, या आप सिरे से केस में ना आए हो। वो भी केसेस दिए कि जहां पे एक शख्स सिरे से नहीं आया, वो आके पेश हो गया तो उन्होंने कहा जी अब ये आ गया है, इसको सिंपैथेटिकली व्यू करें। सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया जहां पे उन्होंने उसको बेल दे दी, कन्विक्शन के बाद बेल दे दी। तो आज वो केस निकल आया ना, एक केस मौजूद था। तो देखें, ना जेल ब्रेक है, ना खुदा ना खास्ता है कि हम हाजिर ही नहीं हुए। हम 2 कोर्ट ऑर्डर्स की डायरेक्शन पे हम बाहर गए, हमने अपनी मेडिकल रिपोर्ट पीरियडिकली जमा कराई, हम वापस आए, कोर्ट में सरेंडर किया, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स हमने दोबारा जमा कराई, हम अपने कागजात हमारे पूरे हैं, इसमें कोई। अब ये बताएं कि अब नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, इमरान खान साहब अंदर हैं, तो ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है? नहीं, अब देखे ना, एक शख्स जेल से निकलता है, रेप कर देता है या मर्डर कर देता है या अगवा बराए तवान कर लेता है, तो क्या इसलिए उसको ना पकड़ा जाए क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का तासुर या आपने इमेज देना है? 2018 में तो ये पीटीआई वाले ये दलील देते थे। नहीं, 2018 में पीटीआई वालों ने कभी ये दलील इसलिए नहीं दी क्योंकि कामयाब जब निकाला गया सबको नजर आ रहा था। देखिए ना, अब तोशा खाना की, मैं तो ये 20-25 हज़ार की घड़ी है जो पहनी हुई है, मैं महंगी घड़ी का मुझे शौक ही नहीं है, तो ये मुझे तो नहीं पता कि ये 2-2 करोड़ की घड़ियाँ, 60-60 करोड़ की घड़ियाँ होती हैं। ये तो ऑनलाइन ऑर्डर की थी। अब बात ये है कि जब घड़ियाँ कोई सरबराह मुमलिकत आपको दे, मुझे अगर कोई दे तो मैं घर इसलिए लेके जाऊँगा उसकी पेमेंट करके 20%। ये फैसले तो अदालत मैं देखें ना, सुन ले कि मतीउल्लाह जान साहब कभी चाय पे मेरी तरफ आए तो मैं दिखाऊं, मती साहब ये देखें, ये सऊदी वली ने मुझे दी है। उसको व्यापार बना के, कारोबार बना के, स्टेट के एक्सपेंस पे एक चीज आप उसको कम डिक्लेयर करके बेच दें तो आपको ना पकड़ा जाए, तो साइफर लहरा दें। अब देखें, पीटीआई इलेक्शन में होगी कि नहीं? मेरे ख्याल से, मेरी राय अगर आप पूछें, 9 मई के बाद कोई गुंजाइश नहीं। देखें, साइफर लहरा के पीटीआई कोई निकाल देंगे, पार्टी कोई निकाल मैं ये समझता हूं कि जिस जमात ने साइफर के साथ खेला, और ये ऑडियो मौजूद है, जमात ने खेला या अफराद मैं करता हूं कि ये साइफर है, मेरे हाथ में है, इसमें अमेरिका ने हमें थ्रेट किया है और ये हमने अब खेलना है इसके साथ। आपने पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद आपने पार्टी के खिलाफ क्या कार्रवाई की? कुछ भी नहीं किया। पार्टी के खिलाफ आप कह रहे हैं पार्टी को इलेक्शन, पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी केसेस चल रहे हैं। बात ये है, आप शहबाज शरीफ हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया। 9 मई के जो केसेस हैं, मुझे आप बताएं, 9 मई के हमलों की कोई जस्टिफिकेशन बनती है किसी भी कानून के तहत? तो आपने पार्टी के खिलाफ क्यों एक्शन लेना है? आप अफराद के खिलाफ, अफराद के खिलाफ हो, मगर अब अफराद रह ही कितने गए हैं? तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि पीटीआई इलेक्शन की दौड़ में? देखिए, मैं समझता हूँ पीटीआई की वैसी वक़्त इसलिए खत्म हो गई है कि उसको बनाया गया था सियासी इंजीनियरिंग के तहत, इधर से बंदे पकड़े, उधर से बंदे पकड़े, जोड़ तोड़ करके इमारत बना दी। जितनी जल्दी वो खड़ी उतनी तेजी से वो गिरी है। लेकिन पॉपुलर तो अभी भी है। मेरा नहीं ख्याल, आप हमारा जलसा देख लें और मैं ऑन ग्राउंड बताऊँ आपको, मेरा हल्का मैं आपको बताता हूँ, गुजरांवाला का, अभी मुकाबले में ये लोग नहीं हैं क्योंकि इनके बहुत सारे लोग या आईपीपी में चले गए हैं, या वो 9 मई के चक्कर में या छुपे हुए हैं या इधर उधर हुए हैं। मैं ये समझता हूँ, और ये देखें किसके दबाव में मैं, शेख रशीद किसकी कस्टडी में थे? ओके, मैं ये जो है ना, शेख रशीद किसकी कस्टडी में, जो हर बात पे एस्टेब्लिशमेंट को दोष देने का रवाज। अच्छा, मैंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ ना, लोग कह रहे हैं ना तासुर, तासुर बनाते हैं इस तरह का। आपने कहा किसके दबाव पे? जो अलीम खान है या जहांगीर तरीन है,
क्या एस्टेब्लिशमेंट ने इनको इन पे केसेस बनाए थे? क्या उन्होंने इनको पार्टी से निकाला था? इमरान खान ने जाती दिलचस्पी लेके केसेस बनाए जहांगीर तरीन पे, अलीम खान पे। ये दो लोग हैं जिन्होंने पूरी पीटीआई बनाई थी, लोगों को शामिल कराया था, पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा किया था। जब इमरान खान ने इनको निकाला तो ये अपनी पार्टी ना बनाते, इन्होंने पार्टी बनाई। तो नवाज शरीफ साहब इसी तरह वज़ीर आज़म बन जाएंगे। देखिए, नवाज शरीफ साहब को लोगों ने जो लाहौर में जिस मोहब्बत का इजहार किया है, और ये मैं नहीं कह रहा, न्यूट्रल लोग कह रहे हैं, मैं अपने हल्के से लोग लेके गया हूं, लोगों का जो रिस्पांस आया है, नवाज शरीफ दिलों का वजीर आज़म है। चलें जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। हम तो चाहते हैं कि लोग सिर्फ दिलों के वजीर आज़म ना रहे, लोग एक्चुअल वज़ीर आज़म रहे, मगर उसके लिए मुकाबला बहुत ज़रूरी है। मुकाबला करेंगे, मुकाबले में हरीफ का होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल करें। बहुत शुक्रिया अता तारिक साहब। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेर अब्दुल मरवत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट साकिब बशीर से कुछ आज के जो अहम कार्रवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म की मौजूदगी उससे मुतल्लिक़।